अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत के जाने से मुतालिक। तो आज हुकूमत का आखिरी दिन है। 15 माह इस हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि जिस तरह आवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े गए हैं और महंगाई में इजाफा किया गया है। आज आखिरी रोज़ है, कुछ ही घंटे रहते हैं इस हुकूमत के जाने में, लेकिन फिर भी अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर आज़म हैं, उस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया और इस हवाले से तुक्के भी लगाए जा रहे हैं। इसहाक डार का नाम सामने आ रहा है, हफीज़ शेख साहब का नाम सामने आ रहा है, जस्टिस टमदे साहब का नाम सामने आ रहा है। तो अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है और अभी भी इस हवाले से फैसला नहीं किया गया। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि जो 15 महीने थे PDM की जो गवर्नमेंट थी, ये अवाम के लिए कितने बेहतर साबित हुए या कितने बुरे साबित हुए, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हुकूमत की हुकूमत खत्म, आखिरी रोज। PDM हुकूमत के 15 माह, क्या अच्छा रहा क्या बुरा। चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी फारिग। नॉर्वे कप में स्ट्रीट फुटबॉलर की जबरदस्त कामयाबियां और अखूबत फाउंडेशन और होम ब्रिज का अजीम तालीमी मंसूबा, इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में 13 अगस्त 2018 को शुरू होने वाली पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली बुध को तहलील कर दी जाएगी। कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और अहम दिन है। कल हुकूमत खत्म होने जा रही है, जिसका इजहार कल वज़ीर आज़म दो मुख्तलिफ जगहों पर कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ रावलपिंडी में एक तकरीब के खिताब के दौरान कहा कि कल यानी कि 9 अगस्त आज हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और हम आइनी तकाज़े पूरे करते हुए इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। फिर इस्लामाबाद में ही एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर कहा कि असम्बली की मुद्दत पूरी होने जा रही है, सदर मुमलिकत को लिखकर भेज दिया जाएगा और असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। तो आज किसी भी वक्त वज़ीर आज़म की जानिब से असम्बली ख़त्म करने की जो समरी है वो सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी को भेज दी जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील के आखिरी रोज़ पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल शाम 5:30 बजे होगा। अरकान कौमी असम्बली के फ़ोटो सेशन के वक्त में भी तब्दीली की गई है। कौमी असम्बली अरकान का ग्रुप फ़ोटो कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। अरकान का फ़ोटो सेशन कल शाम 5:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के लॉन में होगा। चेयरमैन PTI के हवाले से बात करें तो तोशाखाना केस में सज़ा के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें तहरीक इंसाफ की क़यादत से डी-नोटिफाई कर दिया गया है। हुकूमत की रुखसती भी करीब है। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील से मुतालिक अहम फैसले जल्द मुतवक्के हैं और काफ़ी तनकीद भी की जा रही है कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और हुकूमत की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं किया गया। और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात आज होगी। राजा रियाज की मसरूफियत के बायस कल ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से भी बयानात का सिलसिला जारी है। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत की जा रही है। कोई भी नाम अभी फाइनल नहीं हुआ और साथ ही साथ बार बार जो वज़ीर हैं, मुशीर है, इलेक्शन की जो डेट्स हैं उनको मुतनाज़ा बनाते दिखाई दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने फिर से कहा है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। दूसरी जानिब इलेक्शन में ताख़ीर के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। अलबत्ता मखसूस हालात की बात करें तो इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताख़ीर कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंतखाबात में ताख़ीर नहीं हो सकती, क्योंकि हम बहुत दिनों से ये सुनते आ रहे हैं कि 2 साल का अरसा भी इसमें लग सकता है और कोशिश ये की जा रही है कि निगरान जो सेटअप है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। इसलिए जो उनके इख्तियारात हैं उसमें भी इजाफा किया गया है। हुकूमत के आखिरी दिनों में मरीम नवाज़ के बयानात भी आने शुरू हो गए हैं। मरीम नवाज़ कह रही हैं कि नौजवानों को 9 मई जैसे यौम सियाह के मनसूबा साजों की साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। एक दिन पहले बिलावल भुट्टो ने भी कौमी असम्बली में अपना अलविदाई और तारीख़ी खिताब किया। बिलावल भुट्टो ने भी बहुत सारी बातें की, बहुत ख़ास बातें की, जिसमें उनका यह कहना था कि मुल्क में सियासी मफाहमत की ज़रूरत है। 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी। अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया। उनका यह कहना था कि बड़े हमसे वही सियासत करवाना चाहते हैं जो कि 30 साल उन्होंने भुगती है। उन्होंने नवाज शरीफ
और आसिफ अली जरदारी को ये मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे फैसले लेने चाहिए कि उनके लिए, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए और मरियम नवाज़ के लिए आगे जाकर जो सियासत करना है वो आसान हो, ना कि वैसे ही मुश्किल हो जैसे नवाज शरीफ के लिए मुश्किल थी या आसिफ जरदारी के लिए मुश्किल थी। तो उनका ये कहना था हमें फैसला करना होगा कि क्या वापडा को वफाकी वजीर चलाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। हमें ऐसी ऑपोजिशन मिली जिसने पहली बार जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला किया। अब इसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को मुखातिब किया है, तो इसमें जो समझने वाले हैं उनके लिए बहुत सारे इशारे भी मौजूद हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर आज हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने और सीनियर तजियाकार एहसन ज़िया हमारे साथ स्टूडियोज़ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लगारी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज इस हुकूमत का आखिरी दिन है जो कि 15 माह कबल वजूद में आई थी। ये 15 माह पाकिस्तान अवाम और हुकूमत के लिए बहुत भारी रहे। हमने देखा जितनी महंगाई बढ़ी है, पाकिस्तान की मईशत जितनी ख़राब हुई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, कल से पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और बाब और एक अगला मरहला खुलने जा रहा है। आपको क्या लगता है जो बात की जा रही है निगरान सेटअप के हवाले से कि उसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा, ऐसा होता आप देख रहे हैं या आपको लग रहा है नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर इसकी अलामतें मौजूद हैं कि आइन की एक ज़रूरत पूरी करने के लिए एक तकादा पूरा करने के लिए दूसरे तकादे को कुर्बान किया जाएगा। ये बात हमें सामने नज़र आ रही है, लेकिन फिर वक्त तो सामने यह है कि नई इंतखाबी फहरिस्तें और नए इंतखाबी हल्के जो हैं उनको बनाया जाना है और मर्दमशुमारी भी होनी है। तो इसके तहत ये होगा, तो ये प्रोलॉन्ग कर सकता है, लेकिन ये लामहदूद मुद्दत के लिए अगर प्रोलॉन्ग होता है तो फिर मेरे ख्याल में मुल्क डीट्रेक हो जाएगा और पटरी से जब कोई चीज़ उतर जाती है तो उसका हाल हज़ारा एक्सप्रेस जैसा होता है कि 10 बोगियाँ जो हैं वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी और लोग जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से मजरूह और ज़ख्मी और शहीद हुए थे। तो जब इस तरह से हम मुल्कों को डीट्रेक कर देते हैं और आइन से हटा देते हैं और आइनी तकाज़े पूरे नहीं करते हैं तो फिर ये सूरत हाल पैदा होती है। अभी जो इंट्रो में आपने कहा कि नया नाम आया है और कल से हमने भी सुनना शुरू किया है, एक तो हफीज शेख साहब का नाम पहले से चल रहा था और जाहिर है इसके बारे में भी सब बैठकर गौर व खौज कर रहे होंगे। जाहिर है IMF को राज़ी करना है, वर्ल्ड बैंक को राज़ी करना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को राज़ी करना है, तो वहाँ से कोई ना कोई फरमाइश भी होती है और आप अपने आज़ादाना और ख़ुद मुख्तारी के साथ फैसले नहीं करते हैं। आपके फैसले दबाव के तहत होते हैं, या इंटरनेशनल दबाव होता है, या मकामी दबाव होता है, या सियासी दबाव होता है। तो एक सियासी दबाव के तहत नया नाम इंडक्ट किया गया है जिसका आपने जिक्र किया, वो है जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे का। मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए तबाही का दिन होगा अगर इस तरह का कोई फैसला किया गया। जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे मुकम्मल जानिबदार और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर न रखने वाले जज के तौर पर मशहूर हैं। अगर वो ऐसा फैसला होता है तो मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख में एक बहुत बड़ा अलमिया। तो लगारी साहब, आप क्या देख रहे हैं फिर? आपके ख्याल में कोई सियासतदान आ रहा है, टेक्नोक्रेट आ रहा है, या फिर किसी जज के हवाले से जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे हैं वो आ रहे हैं, और कौन बेहतर है अब हमारे लिए? नहीं, बेहतर तो ये है कि जो बेहतर हो, अगर सियासतदान लाना है तो इस वक्त कौन सियासतदान आपकी नज़र में ऐसा है कि जो किसी ना किसी पार्टी की तरफ से ना हो? वैसे तो यही होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार हो और सिटिंग गवर्नमेंट खुद इलेक्शन करवाए। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रह जाएं और इलेक्शन कमीशन के पास कम अज़ कम इतना अख्तियार तो वो धांधली को रोक सके, कोई इलेक्शन मैनिपुलेशन को रोक सके, कोई इलेक्शन की इंजीनियरिंग को रोक सके, इतना अख्तियार होना चाहिए। RTS सिस्टम ना बैठ जाए, ऐसा हो कि जनाब घोस्ट पोलिंग स्टेशन पूरे मुल्क में ना बखेर दिए जाएं कि यहाँ वोट डालो, ये वोट किसी खास पार्टी को चला जाएगा और जरूरत नहीं होगी कि वोट देने की। इस तरह से इलेक्शन मैनिपुलेट होते रहे हैं, इस तरह से इलेक्शन इंजीनियर होते रहे हैं। ठीक है लगारी साहब, साथ ही रहिएगा। एहसन ज़िया साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एहसन साहब, अब जिस तरह से बात करें लगारी साहब कि हमें एक बाइख्तियार निगरान वज़ीर आज़म चाहिए और वो अगर इन्हीं जमातों में से होगा तो फिर इंतखाबात किस तरह से शफाफ होंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं लेकिन अभी भी जो मुशावरत का सिलसिला है वो मुकम्मल नहीं हो सका निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। बहुत से सहाफ़ियों के हमने नाम सुने हैं, तरह तरह के हम नाम सुन चुके हैं कि निगरान वज़ीर आज़म ये हो सकते हैं। आपका नाम तो इस लिस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि बहुत से सहाफ़ियों को भी कंसिडर किया गया था। दुरुस्त जो है कह रहे हैं। असल में देखना यह है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है हमने उनसे काम क्या लेना है। उन्होंने बेसिकली इलेक्शन करवाने हैं और उसमें
अगर लॉज के मुताबिक देखें तो ऐसे शख्स को होना चाहिए जो न्यूट्रल हो और एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल मौजूदा मुझे नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शख्स जो है वो आ सकेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, अगर मैं कासिम के अब्बू का जिक्र करूँ, वो तो इस वक्त जेल में है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। इस सूरत हाल में एहसन साहब आपको नजर आ रहा है कोई न्यूट्रल बंदा बाकी वैसे बचा है? पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है इस वक्त। आपको वो फैक्टर कभी नहीं भुलाना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो अगला इशू है वो है कि IMF का लोन, जिसके अंदर पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। पाकिस्तान कर्जों की कैसी दलदल में फंसा हुआ है जहाँ शायद जो बाहर की कुव्वतें हैं वो भी अपना एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा शख्स भी लाया जा सकता है जो IMF से, जैसे बहुत सारे नाम चल रहे हैं, हफीज शेख साहब का भी नाम चल रहा है, तो कोई ऐसा शख्स भी आ सकता है कि जो IMF से ताल्लुक़ रखता है और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से उसे देखा जा रहा हो। लेकिन अगर आप IMF से कोई शख्स लेते हैं या वो ऐसा बंदा जिसके ताल्लुकात इस हवाले से हैं, तो हमने तो ये देखा है कि जितना पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ा, जितनी आपने किस्तें ली, आवाम उस महंगाई के असर के अंदर और पिस गई। जो सूरत हाल है डेफिनेटली उसकी एक लीगल पॉइंट जो है, एस्पेक्ट जो है, जो अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ, वो ये है कि अपोजिशन लीडर के मशवरे के बगैर ये फाइनलाइज नहीं हो सकता। तो चूंकि वो मीटिंग आज तय थी, तो राजा रियाज साहब के साथ उन्होंने भी कल कहा कि जी मैं 3 जो है कैंडिडेट उनके पास भी मौजूद हैं। इस तरफ हमें नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब के पास नाम जाने थे। यहाँ मेरा ख्याल है कि जो इस तरफ नाम कोई फाइनल हुए हैं उसके अंदर आपको पूरी तरह ये समझना चाहिए कि वो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की जो रजामंदी के बगैर फाइनल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ तो जो प्राइम मिनिस्टर नाम देंगे वो तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि वो कंसेंसस के साथ आ चुका है, जो भी वो नाम है। अब राजा रियाज साहब के साथ जब ये जाएंगे नाम, चूँकि वो अपोजिशन लीडर हैं और ये एक लीगल हिच है जिसके अंदर अगर वो क्लियर नहीं करते तो डेफिनेटली फिर मामला आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जो राजा रियाज साहब का की जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी मुझे ट्रबल नजर आती है। कोई ना कोई नाम जो है आज फाइनल हो जाएगा, क्योंकि असम्बली जो है ठीक है सब साथ ही मौजूद रहेगा। लगारी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम यही सुनते आ रहे हैं कि IMF के मुआहदे की वजह से पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सियासतदान ही IMF से मुआहदे करते हैं, जो तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं, फिर IMF की कोशिश क्यों है कि कोई टेक्नोक्रेट निगरान वजीर आजम यहाँ पर आए, हफीज शेख आए? क्योंकि अगर हम इसहाक डार को भी देखें तो जाते जाते उन्होंने भी जो महंगाई का एक बम है वो आवाम पर गिरा कर ही जा रहे हैं। जी ऐसे ही है। और ये इसहाक डार साहब के बारे में हमारा ये ख्याल होता है कि ये बड़े मुआशी माहिर हैं, मालियाती माहिर हैं, लेकिन ये एक जमात के मंजूर नज़र तो हैं, लेकिन इनकी भी किसी न किसी हद तक हो सकता है कि मालियाती इदारों के अंदर भी कुछ से हो। लेकिन गुज़श्ता ये 15 महीनों में तो हमने देखा है कि मुफ्ती इस्माइल के वक्त जो चीज़ें हो रही थी वो इनके दौर में पलट गई और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और वो हमें नहीं मिल रहा था इसका प्रोग्राम जो है IMF का। IMF जो है उसका काम आपकी मईशत को सुधारना, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका वो आपकी मईशत को सुधारने के लिए वो करते हैं। वो आपको अपनी डिक्टेशन देते हैं, हिदायत देते हैं, उससे लोग मरें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता IMF को। महंगाई का पहाड़ टूटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता IMF को। लोगों में बेरोजगारी फैले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता IMF को। IMF का एक डिक्टेशन ये होती है कि आपने लोगों की जिंदगी को अजीरन कर देना है, वो हमने कर दी, और कोई ऐसी चीज नहीं है। यानी मैं नहीं कहता हूं कि आप, लेकिन इस IMF मुआहदे की आड़ में अब हम ये देख रहे हैं कि आए रोज जो प्राइसेस हैं वो बार बार चेंज की जा रही हैं। जब हम मुआशी माहिरीन से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं इतना प्रेशराइज या इतना बर्डन डालने को तो IMF भी नहीं कह रहा, ये हुकूमत की जानिब से खुद से किया जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं बिजली की कीमत बार बार बढ़ाई जा रही है। नहीं, स्टेक होल्डर यही है, ये जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं या जिनके पास अख्तियारात हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, वही लोग ही स्टेक होल्डर हैं, वही कारोबार करते हैं, वही बिजनेस करते हैं, वही सारे के सारे अपना एक क्लास है जो हुकूमत कर रही है, उसका मास्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, और असल बेनिफिशियरी इसी के हैं, चाहे वो IMF का पैकेज हो। अगर हम डिफॉल्ट भी कर जाते तो इस क्लास का, इस तबके का कोई नुकसान नहीं होना था। इनके जो ही तो आपने देखा इन हालात में वो गाड़ियां खरीदता है, अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, और इससे अल्लाह तल्ला हो रहे हैं, इमारतों पर खर्च हो रहा है, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, बादशाहों के लिए बिल्डिंगें बन रही हैं। आप जाकर देखें ना, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो 5 मरले के ऊपर बना हुआ है। आप 5 मरले के घर में वज़ीर आज़म को रख सकते हैं, वहाँ हैं, बल्कि काबीना के जो वजीर हैं 10 डाउनिंग, 11 डाउनिंग, 12 डाउनिंग,
और इस तरह से आप 9 डाउनिंग जितने भी घर हैं वो वजीर को घर हैं, और 10 डाउनिंग जो है वो वजीर आजम का घर है। 5-5 मरले के घर बने हुए हैं, आपको लगेगा कि इस घर से निकले और सामने अगले घर के दरवाजे तक पहुंच जाए। ये है वहां पर रहने का। और हमारे यहाँ महल्लात तामीर होते हैं, ऐसा होता है कि इस महल में आकर शहनशाह आलम जिले इलाही हजरत जलालुद्दीन अकबर ने आकर ठहरना है, ये हमारे हुक्मरान में ठहरना है। ये अरबों खरबों रुपए इन्होंने इमारतों पर लगाए हैं, ये पाकिस्तान के लोगों पर लग सकते थे। ये सब्सिडी देते हैं, वो शेखों को देते हैं, साहूकारों को देते हैं, सनतकारों को देते हैं। ठीक है लगारी साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। और लोगों को एक चौथाई भी नहीं देते, एक 5वां हिस्सा भी नहीं देते, कुछ भी नहीं मिलता है, लोगों के ऊपर बर्डन होता है और सारी की सारी सब्सिडी। ठीक है लगारी साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आमिर इलियास राणा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आमिर साहब, हम जो हुकूमत के 15 महीने हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या अचीवमेंट है इस हुकूमत की? क्योंकि अगर अवाम का मौक़िफ़ हम देखें तो अवाम तो कहती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अगर हम उस दौर की प्राइसेस की बात करें, पेट्रोल की प्राइस की बात करें, डॉलर की बात करें या बिजली की बात करें, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थी। नो कॉन्फिडेंस के बाद जब PTI चेयरमैन की जानिब से IMF के साथ मुआहदे तोड़े गए, तब से एक मुश्किलात का कठिन दौर था जो पाकिस्तानी अवाम ने भी देखा, पाकिस्तानी हुकूमत ने भी देखा। इस हुकूमत की अचीवमेंट आप देखते हैं कि हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, लेकिन हम रियासत तो डिफ़ॉल्ट होने से बच गई लेकिन अवाम डिफ़ॉल्ट हो गए। फरमाया आपने, क्योंकि जाहिर है कि मवाजना अगर हम ये करेंगे कि जी 4.25 साल की एक हुकूमत थी और उसका मवाजना इनकी इस हुकूमत से किया जाए जिसने हर दिन बसवाए आखिरी 4-5 महीने के बाकी यूं ही गुजरे कि आज इलेक्शन कराते हैं या कल गुजारते हैं। और एक ऐसा जो आपने जिक्र किया कि आलमी मुआहदा IMF के साथ करके तोड़ा, जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं कि सख्त तरीन शराइत के बाद और वजीर आजम की सतह पे जाके एक ऐसा मुआहदा हुआ जो हमें डिफॉल्ट से तो बचा गया और हम फंस गए रियासत के तौर पे, और हमें कई साल इससे भुगतना पड़ेगा क्योंकि हमारी मैशत के पल्ले तो कुछ रहा ही नहीं। रही सही कसर जो 13 जमाती इत्तेहाद था जी, उसकी अपनी ख्वाहिशात ने पूरी कर दी। जाहिर है कि मैं शहबाज शरीफ को अगर देखूं कि जी बतौर वजीर आला, जब वो नवाज शरीफ के साथ जब भी वजीर आला रहे एक बेहतरीन मुंतजिम थे, लेकिन यहाँ पे आके शायद उनको अपनी तबीयत के 360 आप कहें ना कि बिल्कुल जाविये बदल के करना पड़ा है काम, क्योंकि वो तो इस किस्म के काम करने के आदी नहीं थे जहाँ पे एक जमात आ रही है वो एक ऑर्डर कराने आ रही है, दूसरी जमात उस ऑर्डर को रुकवाने आ रही है। ये इस तरह की हुकूमत चलती रही। मई में पिछले साल इलेक्शन बिल्कुल फाइनल मरहले में थे कि ये अनाउंस करने जा रहे हैं, खान साहब ने 25 मई की धमकी बिल आखिर लगा दी, नहीं करा सके और फिर मुसलसल नहीं करा सके, और एक तूफान बदतमीजी जो सियासत में हमारी मौजूद रहा कि ना कोई रियासती इदारों की बका रही और ना रियासत में रहने वालों की। तो अब जब ये जा रहे हैं और तो इनके पास जब आप और उसका मुवाजना करें तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब नवाज शरीफ जा रहे थे जिनको रिजीम चेंज के चक्कर में निकाला गया तो डॉलर 100, 105 और 10 रुपए पे था, और फिर मिफ्ता इस्माइल आए शाहिद खाकान अब्बासी के साथ तो 124 शायद वैल्यू थी डॉलर की, और आप जब ये आई अदम एतमाद तो 190 रुपए तक उस वक्त गया था। 500 रुपए, 105 रुपए उससे ऊपर चला गया। जाहिर है कि ये प्राइस तो आम आदमी पे कर रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर, यूरो, पाउंड मौजूद है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जिनके कारोबार इनमें मौजूद है, लेकिन जो कायदे आजम की तस्वीर वाले नोटों पे गुजारा करते हैं वो लुट गए, क्योंकि यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है और बहुत मुश्किल सिचुएशन में आज शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, सिवाय इस बात के कि उन्होंने मुल्क की जो रियासत की बका है उसको मद्देनजर रखा। बिल्कुल आमिर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़ी मुश्किल सिचुएशन रही है इस हुकूमत पर, इन्होंने बड़े मुश्किल फैसले लिए हैं। एहसन साहब से मैं इस पर बात करना चाहूंगा। एहसन साहब, आप क्या समझते हैं कि जब सारी चीज़ें इनको पता थी कि इतने मुश्किल हालात हैं, IMF के मुआहदा अगर PTI चेयरमैन की जानिब से तोड़ा गया है, ये गवर्नमेंट में आएंगे, इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, अपना वोट बैंक खराब इन्होंने कर दिया जिसको बार बार एक्सेप्ट भी करते रहे। हमने देखा कि बड़ी ऐसी मीटिंग्स थी कि नवाज शरीफ वीडियो कॉल पर होते थे तो वो उठकर चले जाते थे, गुस्से का इजहार करते थे जब थोड़ी प्राइसेस बढ़ाई जाती थी। लेकिन अवाम को क्या फ़ायदा हुआ जब, जिस तरह से आमिर साहब कह रहे हैं, रिजीम चेंज हुई, नवाज शरीफ गए, नुकसान अवाम का हुआ, नो कॉन्फिडेंस हुआ, PTI चेयरमैन गए, नुकसान तो अवाम का ही हुआ, और अभी भी हम देख रहे हैं कि निगरान सेटअप आएगा, अगर वो प्रोलॉन्ग होता है तो फिर भी नुकसान तो अवाम का ही है।
आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं उसमें मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा क्राइसिस का, मैं आपके प्रोग्राम से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब इसके, मैं समझता हूँ 80 से 90% इसके ज़िम्मेदार भी हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट को भी इस हवाले से बात करूँगा कि अवाम की उमंगों के मुताबिक वो काम नहीं कर सके। लेकिन आपको फिर देखना पड़ना होगा कि क्या पाकिस्तान को आप श्रीलंका बनाना चाहते थे? डेफिनेटली रियासती एक ऐसे फैसले करने पड़े। इमरान खान साहब अपनी मुल्की तारीख का 86% कर्जा IMF से ले चुके थे, मुआहदात तोड़े। सूरत हाल ये थी कि जब ये मौजूदा गवर्नमेंट आई तो उस वक्त पाकिस्तान के पास किटी में कोई पैसा नहीं था। सूरत हाल ये थी कि बाहर से कोई पैसे आपको मिल नहीं रहे थे। आपने कर्जों की जो है पेमेंट भी करनी थी, आपने जो किस्तें भी उतारनी थी, आपने अपने जो आपका डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, उसको भी मैनेज करना। तो बहुत सारे मसाइल थे जो इस गवर्नमेंट को मिले। अब ये जो गवर्नमेंट आई तो बहुत सारे लोग कहते हैं इन्होंने गलत फैसला किया आने का। लेकिन अगर खान साहब और रह जाते कुछ माह, कुछ अरसा और रह जाते तो इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क होना था बिल्कुल ही इसने डूब जाना था। इसकी वजह यह है कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी कुव्वतें थी उनसे आप लड़ाई में चले जा चुके थे। आप इकॉनमी आपके मुल्क की बर्बाद कर चुके थे। डेफिनेटली मैं उस वक्त भी कहता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा था जिसमें आपको एक फेस नजर आता है जिसमें इकॉनमी की बर्बादी थी, फिर एक 9 मई का आपको वाकयात नजर आते हैं जिसके अंदर आपकी रियासती इदारों के ऊपर डायरेक्ट हमला था। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी गेम थी, ठीक है ना। इस गेम को बाकायदा खान साहब ने पूरा किया। अच्छा, अब अगर महंगाई की बात करते हैं तो अगर फिर ऐसा करें, मुआवजा करें नवाज शरीफ साहब के दौर, इमरान खान साहब के दौर और फिर इस मौजूदा 16 माह का दौर। खान साहब के दौर में अगर इस वक्त पेट्रोल जो है, मैं 16 माह के अंदर देखूं तो ये 150 रुपया बढ़ा है। तो खान साहब जब आए थे तो नवाज शरीफ साहब के दौर से 100 रुपए का उस वक्त भी, ठीक है। एहसन साहब इसी पॉइंट से वापस आएंगे। ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह जो मौजूदा हुकूमत है उसकी क्या अचीवमेंट थी, किस तरह से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और किस तरह से अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े गए। हमारे साथ सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आमिर साहब बताइएगा, इलेक्शन की ताखीर पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो इस वक्त खुद मुस्लिम लीग नून के लोग पैदा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट हम देख रहे हैं तो वो तो ये कह रहे हैं 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, जबकि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं 1-2 महीने ताखीर हो सकती है। तो क्या ये तय हो चुका है कि ताखीर होनी ही होनी है? देखें, दोनों वजीरों की अगर आप बयानात सुने तो 2023 में तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। अगर 2 महीने ताखीर हो तो नवंबर का पहला हफ्ता होना चाहिए 90 दिन में जी, और 2 महीने ताखीर हो तो 24 आ गया। ठीक बात है जी। और उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी आपको कह रहे हैं, क्योंकि जो मंतकी नतीजा निकलता है, जो इन्होंने जाते हुए मर्दमशुमारी मंजूर की है और सब ने की है, ये अब जितने बात कर रहे हैं ये सब सिर्फ पब्लिक की कंजम्पशन के लिए है कि जी मुझे ये बताया गया था, मुझे वो बताया गया था। सब ने इत्तफाक राय से किया। जो 8 रुकनी बाकायदा पैनल था, यानी जिसमें 4 वज़राए आला थे, 3 वफाकी वजीर और वजीर आजम थे, और उनके अलावा स्पेशल इन्वाइटीज थे जो सब बैठे थे, सब ने अप्रूव किया। तो कम से कम 4 महीने हल्का बंदियों पे चाहिए हैं अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर लेता है, क्योंकि आइन के तहत एक कानून है जिसमें लिखा गया है कि अगले इलेक्शन, कोई जनरल इलेक्शन से पहले अगर इंतखाबी नताइज आ जाएं तो आपको उस पर करना है। और मकबात ये है कि जो पिछली मर्दमशुमारी है यानी छठी, उसके लिए आईनी तरमीम भी 1 टाइम की गई और साथ ये कहा गया कि ये अगले इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होगी। तो लिहाजा ये जो नई मर्दमशुमारी इन्होंने साइन कर दी, तो कानून कहता है कि अब 4 महीने हल्का बंदियों के लिए चाहिए हैं, और आइन कहता है कि अगर असेंबली तोड़ी जाएगी तो 90 दिन में। तो प्रायोरिटी तय करेगा इलेक्शन कमीशन। अगर वो कहता है कि हमें नवंबर में कराने हैं तो 4-5 नवंबर को हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ला हासिल या बेफायदा आप कहेंगे मश्क है कि जिसके नतीजे में आप आईनी तरमीम नहीं कर सकते कि हल्के कितने बढ़ा सकते हैं, आप नहीं बढ़ा सकते। विद इन दी प्रोविंस और उसके अंदर विद इन दी डिस्ट्रिक्ट्स आप चेंज कर सकते हैं कि एक हल्के के अंदर कुछ वोटर उधर शामिल कर दिए जाएं, कुछ इधर शामिल कर दिए जाएं, क्योंकि सूबे की कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की नशिस्तें आप बदल नहीं सकते। ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, ये आईनी तरमीम से मशरूत है। ठीक है आमिर साहब, हमारे साथ रहिएगा। लगारी साहब से भी मैं जानना चाहूंगा। लगारी साहब, आप ये देख रहे हैं कि जो निगरान सेटअप आएगा वो फिर प्रोलॉन्ग होगा। इस तरह की बातें इसलिए की जाती रही हैं क्योंकि उन्हें कुछ इख्तियारात भी दिए गए थे कि जो IMF है उसके साथ भी अगर डील करना हो, लेजिस्लेशन के लिए भी उनको हमने देखा कुछ राह उनके लिए हमवार की गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि निगरान सेटअप प्रोलॉन्ग कर सकता है? लेकिन प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, और ये मुल्क के लिए कोई, मैंने वही कहा है कि डिट्रैक हो जाएगा, मुल्क पटरी से उतर जाएगा, और फिर आपके पास कोई और न तो आइन है न तो कोई और निज़ाम मौजूद है।
और लोग कह रहे हैं कि जनाब ये आइन फेल हो चुका है। खुदा के वास्ते अगर आइन फेल हो चुका है तो रियासत फेल चुकी है, रियासत फेल हो चुकी है तो मुल्क फेल हो चुका है, मुल्क फेल हो चुका है तो फिर आप क्या हवा में तहरीर हो रहे हैं? यानी ये बात आपको जिस चीज ने इंटैक्ट रखा हुआ है, एक साथ जोड़ कर रखा हुआ, वो आइन है। आइन आपके ताल्लुकात को तय करता है, आइन वफाक और सूबों के ताल्लुकात को तय करता है, आइन ही आपको तमाम गाइडेंस देता है। अगर आप आइन से इनहराफ करते हैं और आइन को रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं तो फिर आप इसका मतलब यह है कि आपने अपना इमरानी मुआहिदा, आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको फाड़ कर फेंक दिया है। और अब ये मुझे अंदाजा है, ये जो साबिक वज़ीर आज़म थे, जिस तबाही के लिए लाए गए थे वो यही तबाही थी, जिस बर्बादी के लिए लाए गए थे वो यही थी कि आइन को खत्म करना था। अगर आइन की हालत में आगे चलते हैं हम, अगर आइन को खत्म कर दिया जाता है या आइन को उसकी शक्ल बदल दी जाती है, तो मैं समझता हूं कि फिर आपके पास गुजारा नहीं होगा, फिर बहुत कुछ और शुरू हो जाएगा। आप एक दफा 9 मई से निकल गए और आपने अपने आप को बिल्कुल ठीक तरीके से अपने आप को बचाया है, लेकिन 9 मई करने वाली ताकतें जो है वो अपने रुख बदल दें तो फिर हम क्या करेंगे? मसला और है। मसला ये है कि गलती उस वक्त हुई थी जब ये तय हुआ था कि हमने अपने लाडले को लाना है और हमारा लाडला जो है वो तमाम असूल और ज़वाबित, कवानीन, आइन सब कुछ को मस्मार करता हुआ आगे बढ़ेगा। फिर जो है एक तासुर बरकरार रखा गया पिछले 4-5 दिन पहले तक कि ये शख्स नाकाबिल तस्खीर है, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता है, ये मुल्क इसको पे कर रहा था, हम सब इसको पे कर रहे थे। ये इस तासुर को, ये तासुर था कि ये तो भाई इसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, इसकी तरफ तो कोई देख ही नहीं सकता। लेकिन लगारी साहब हमने अब देख रहे हैं कि वो तासुर तो खत्म हो गया। नहीं, वो तासुर बरकरार है, ऐसा नहीं है कि वो तासुर बरकरार नहीं है। ठीक है, आप रोजाना एक नई बात सुन रहे हैं कि भाई कल आ रहा है, परसों आ रहा है, देख लेना, वो कर लेना, ये करना, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी एक पूरे के पूरे प्लानिंग के तहत, प्लानिंग का नतीजा। ठीक है, लगारी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। एहसन साहब, देखते हैं, ये बात भी बड़ी तल्ख है कि पाकिस्तान में कोई भी जमहूरी वजीर आजम हो, वो किसी डिक्टेटर की वजह से अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका, अदालती निज़ाम की वजह से मुकम्मल नहीं कर सका, नो कॉन्फिडेंस हो गया। तो अभी इट इज़ द हाई टाइम कि सियासतदान जो हैं या जो भी फैसला साज हैं उनको एक फैसला ज़रूर करना होगा कि जो भी जमहूरी हुकूमत आती है वो 5 साल के लिए ज़रूर रहे। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने भी अपने अलविदाई खिताब में वो बात करते दिखाई दे रहे हैं, अपने वालिद को पैगाम दे रहे हैं, नवाज शरीफ को पैगाम दे रहे हैं कि वो वाली सियासत तो ना करें जो आप लोग करते रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, मरूजी हालात हैं, इसमें यह कहना कि अगली हुकूमत आएगी और वो 5 साल पूरे की, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा खेल खेला गया है, जो जैसे लगारी साहब ने जिक्र किया लाडले का, तो उस दौर के अंदर जो कुछ किया गया वो अभी हम उस फसल को काटना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोनों जमातों के साथ जो सलूक किया, दीवार के साथ लगाया, आज वो मुझे उनका आखिरी खिताब याद आ रहा है जो उन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया पे किया, PTI के चीफ ने। उसमें उन्होंने PDM से जो है मिन्नत अरला किया कि आए साथ जनाब हमारे साथ आके बैठे। तो ये बातें अगर वो अपने दौर में करते तो शायद ऐसा ना हुआ। एक ऐसा फियर फैक्टर डेवलप हुआ जिसकी वजह से मौजूदा दोनों जो आपकी PDM की बड़ी और बल्कि तीनों जो बड़ी जमातें और बाकी जो इनके साथ कंपोनेंट्स हैं, अल्टीमेटली उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साया और छतरी के अंदर इतना ज़्यादा नीचे जाना पड़ गया कि इसकी वजह से बिलावल भुट्टो को भी कहना पड़ रहा है कि देखें हमारी सियासत के लिए वो कुछ ना करके छोड़ के चले जाएं कि हमसे हैंडल ना कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जितना ज़्यादा आप समझे साया बढ़ता चला जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप देखें 9/11 के बाद अमेरिकन की जो सबसे बड़ी लिबर्टी जो सलब हुई थी, खौफिया फैक्टर के जरिए अमेरिकन ने की थी, वो खुद अमेरिकन के लोग बर्बाद हुए थे, उसके अंदर उनकी सिविल लिबर्टीज जो थी कंप्रोमाइज हुई। इस वक्त पाकिस्तान 9 मई के वाकयात के बाद जो कुछ हुआ और इससे पहले जो कुछ हुआ, इस वक्त आपकी सिविल लिबर्टीज जो हैं वो बुरी तरह कंप्रोमाइज हो गई हैं। आपकी जो सोशल आवाज़ थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, वो आने वाले दिनों में और मुझे उसमें मुसीबत नजर आ रही है। अब इस वक्त जो दोनों पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, जिसके तहत देखें अब असल मसला यह है, उन्हें भी खौफ है इस वक्त इमरान खान साहब से, कासिम के अब्बू से, कि वो किस वक्त बाहर आ सकते हैं। अगर चाहे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा मौजूदा आर्मी चीफ की मौजूदगी के अंदर और आने वाले जो जस्टिस ईसा साहब हैं उसकी मौजूद में कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लाया जाएगा जो एक टग ऑफ वॉर में उनके साथ रहेगा और फिर पूरी दुनिया में बदनामी रहेगी। ऐसी सिचुएशन तो नजर नहीं आती। इस वक्त वो हाई कोर्ट के अगर उनका केस सुना जाता है तो 184 केसेस उन पर पहले हैं और कोई ना कोई 2-3 नए आएंगे, उनको फंसा के रखा जाएगा। एहसन ज़िया, नज़ीर लगारी साहब और आमिर इलियास राना हमारे साथ सेशन थे। कल भी हम इसी इशू पर बात करेंगे क्योंकि हुकूमत जाने वाली है, कुछ घंटे रह गए हैं, निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान होना अभी बाकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और अहम दिन है। कल हुकूमत खत्म होने जा रही है और निगरान सेटअप के हवाले से अभी भी हम देख रहे हैं कि मुशावरत का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर हम बात करें पीटीएम के 15 माह की हुकूमत के, तो हमने देखा कि किस तरह से मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जिस तरह से IMF मुआहदे की वजह से पाकिस्तानी जो मईशत है वो इतनी पीछे चली गई। लेकिन इस हुकूमत की जानिब से कोशिशें ये की गई कि किसी ना किसी तरह जो एक ट्रैक पर हम वापस आ सकें, मुआशी तौर पर बहाल हो सकें। लेकिन उसका खुमियाजा एक बार फिर से हमें अवाम ही भुगतते दिखाई दिए हैं। जिस तरह से कुछ रोज़ कबल हमने देखा इसाक डार मंजर आम पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि पेट्रोल की प्राइसेस में वो 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर रहे हैं, डीजल की प्राइसेस में इजाफा कर रहे हैं। उसके बाद बिजली का हमने देखा कि नर्ख बढ़ा दिए गए हैं, गैस के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं और बार बार यही वजाहतें पेश की जाती हैं कि जो IMF से मुआहदे किए गए हैं उस वजह से हमें यह तमाम चेंजेस करने पड़ रहे हैं और इसका खुमियाजा अवाम, मैं और आप ही भुगत रहे हैं। क्योंकि जो अशराफियाँ हैं उनको इतनी मराहत मिली हुई हैं, उनको बिजली के यूनिट्स इतने फ्री मिले हुए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत उन्हें मुफ्त में मिल जाती हैं, गाड़ियाँ उनके पास फ्री में मौजूद हैं। तो जो पाकिस्तानी अवाम है शायद अब उन्हें सोचना है कि जब इंतखाबात होंगे तो उन्होंने किसको इलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दिन पहले बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में अपना अलविदाई और तारीखी खिताब किया। बिलावल भुट्टो ने कुछ बहुत खास बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी मफाहमत की ज़रूरत है। 16 माह में जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इदारों को उनकी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी और जो हमसे बड़े सियासतदान हैं वो हमसे वही सियासत कराना चाहते हैं जो कि 30 साल उन्होंने भुगती है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को ऐसे फैसले लेने चाहिए कि मेरे लिए और मरीम नवाज के लिए आगे जाकर सियासत करना आसान हो, ना कि मुश्किल। और हमें यह फैसला करना होगा कि क्या वाबडा को वफाकी वजीर चलाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलावल ड्रॉप हो जाती है आपकी। जी बुखारी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हो गया ड्रॉप, ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। आप जरा देखिएगा, टीम से मैं कहूँगा लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो उन्होंने अपना अलविदाई खिताब किया है और उन्होंने जो बात की है, उनका ये कहना है कि जिस तर्ज की सियासत नवाज शरीफ कर रहे थे या उनके वालिद कर रहे थे तो वो शायद अब सूटेबल नहीं है और उनको ऐसी सियासत करने की ज़रूरत है कि इन फ्यूचर मरीम नवाज और मेरे लिए सियासत करना बहुत ज़्यादा आसान हो। उनका ये कहना था कि 15 माह जो हमने हुकूमत की है उसमें हम इदारों को अपनी हुदूद में रखने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हमें अपोजिशन भी ऐसी मिली जिसने पहली बार जिना हाउस पर हमला किया, फौजी तनसीबात पर हमला किया, तो अब उसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी को भी मुखातिब किया है, नवाज शरीफ को भी मुखातिब किया है। और इसमें समझने वालों के लिए भी कुछ इशारे मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी से हम इस हवाले से कमेंट ज़रूर लेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि बिलावल भुट्टो ने इदारों को जो उनकी हुदूद में रखने की बात की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। बुखारी साहब, अब आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ बड़ी कम है, थोड़ा सा ऑडियो। ठीक है, मैं आवाज़ बढ़वा देता हूं। मुझे बताइएगा, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बातें की गई हैं अपनी तकरीर में, बहुत ख़ास बातें हैं ये, आप किस तरह से देख रहे हैं? वो अपने वालिद को पैगाम दे रहे थे, नवाज शरीफ को पैगाम दे रहे थे या फिर किसी और को ये पैगाम कन्वे किया गया है? थैंक यू। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना, वो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह एक विजन रखते हैं पॉलिटिक्स का। और हर ज़माने की जो पॉलिटिक्स के तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो फैसले करती है। और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये ज़रूर समझते हैं कि आज के तकाज़े क्या हैं सियासत के, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी सियासी बसीरत का इज़हार किया ताकि हम आगे कैसे चल सकते हैं। जो माजी में जो कुछ रहा पाकिस्तान की सियासत में, और इसीलिए तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उस वक़्त किया था 2006 में, वो महसूस किया कि उस वक़्त का तकाजा ये था। आज के जो सियासत के तकाजे हैं, बिलावल भुट्टो ने बड़ा दुरुस्त ये कहा कि हमें आगे कैसे पेशरफ्त करनी है और इस मुल्क की सियासत कैसे करनी है। और बिलखुसूस पैगाम उन अदारों के लिए भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है। कुरान के बाद अगर पाकिस्तान का कोई सुप्रीम लॉ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जितने भी स्टेट ऑर्गन्स हैं, जितने भी रियासत के इदारे हैं, उनको अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करना होगा। वो किसी के इख्तियारात में तजावुज़ करेंगे तो मामला ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा
कि पॉलिसीज़ बनाना, हुकूमत चलाना एग्जीक्यूटिव का काम है, ये जुडिशरी का काम नहीं है। कभी चीनी की कीमतें मुतय्यन करते थे और कभी और इश्यूज़ पे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से इंटरफेरेंस करते थे। तो वो खाली आइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो सजेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो गाइड नहीं कर सकते, ना वो गवर्नेंस कर सकते हैं, ना उनका ये दायरा अख्तियार है। इसी तरह और अदारों के बारे में भी है, वो अपने कंसर्न्स किसी इशू पे हैं तो बिल्कुल उनको हुकूमत के सामने रख सकते हैं। लेकिन बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो आप बात कर रहे हैं कि गाइड नहीं कर सकते, लेकिन इस गाइड करने का इख्तियार भी कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि सियासतदान ही उन कुव्वतों को देते आ रहे हैं जिनको अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए, जिनको अपनी हुदूद से बाहर नहीं आना चाहिए? सियासतदान ही होने चाहिए जो मुल्क के फैसले करें और आपस में इत्तफाक राय भी तो करें इस चीज़ पर। यही बात तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही है। उन्होंने कहा माजी से बाहर निकलें आप, वही तो उन्होंने कहा हम गिफ्ट शनीद करें। यही बात तो चेयरमैन बिलावल ने कहा कि जहां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने किया, नया नहीं बनता, उसी को सामने रख लें, दीगर जमातों को भी शरीक करें उनमें। तो पॉलिटिशियंस को डिसाइड करना चाहिए कि हमने इस मुल्क को चलाना कैसे है, हमने आवाम को रिलीफ लेके देने कैसी है, आवाम के मैंडेट का एहतराम कैसे किया जाए। लेकिन आपको नहीं लग रहा वो कुछ खफा दिखाई दी अपने वाले से भी, नवाज शरीफ से भी, क्योंकि वही बड़े पॉलिटिशियन है इस मुल्क के, वही ये डिसाइड नहीं कर पा रहे? तो वो तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अगर ऐसी सियासत नवाज शरीफ करेंगे, आसिफ अली जरदारी करेंगे, तो आगे उनके लिए बड़ी मुश्किल है, मरीम नवाज के लिए बड़ी मुश्किल है। बात नाराजगी की नहीं है, बात एक मौक़िफ़ के इजहार की है और मुस्तकबिल के फैसलों के लिए उन्होंने कहा। इसमें नाराज़गी की बात तो कोई नहीं है। अगर कोई बंदा हालात को सामने रख के कोई सजेशन देता है तो उसको आप नाराज़गी तस्वर करेंगे। ठीक है, ठीक है। बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी, अब हम ये देख रहे हैं, ये कहते आ रहे हैं कि इंतखाबात में दाखिल नहीं होनी चाहिए और वाकई में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके बयानात सामने आ रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि इंतखाबात में दाखिल होगी, 2023 हम नहीं देख रहे कि इस साल में इलेक्शन होंगे। तो इनके बयानात से तो ऐसे लग रहा है कि शायद फैसला हो चुका है, इंतखाबात डिले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या स्टांस है? हमारा स्टांस तो बड़ा वाज़ेह था डे वन से, मेरी क़यादत का भी, और हमारे और रहनुमा जो टॉक शोज़ में जाते थे कि विद इन प्रेस्क्राइब टाइम इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सामने आ गई है, उसको अगर आर्टिकल 51 को सामने रखें तो वो तो कहता है कि जो लेटेस्ट सेंसस है उसके मुताबिक डिलिमिटेशंस होनी चाहिए। ठीक है। अब डिलिमिटेशंस का आप देख रहा, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 51 है। 224 तो 60 दिन की बात करता है, लेकिन उसके साथ आप अगर आर्टिकल 51 को पढ़ें तो वो 224 के अंदर वो इंतखाबात हो नहीं सकते। इसलिए आर्टिकल 51 की मौजूदगी में आपने नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है। उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा टाइम बिल्कुल ज़रूर लगेगा। ठीक है। लेकिन उसमें आप ये देख लें कि अगर आप इलेक्शन एक्ट को पढ़ें ना, तो वो जो डिलिमिटेशंस हैं उसके हवाले से कानून मौजूद है कि वो प्रीलिमिनरी डिलिमिटेशंस अनाउंस करेंगे, विद इन 30 डेज़ वो ऑब्जेक्शंस मांगेंगे और विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ वो उन पे डिसीजन लेंगे फाइनल लिस्ट के लिए। तो ये प्रोसेस तो ज़रूर है, लेकिन इतना ज़हन में ज़रूर रहे कि ये जो मौजूदा सीट्स आइन में दी गई हैं प्रोविंसेस को, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ की, ये इन्हीं के मुताबिक इनको कॉन्स्टिट्यूंसीज करनी है। ठीक है। बेशक पॉपुलेशन बढ़ गई है लेकिन सीटें नहीं बढ़ सकती। लेकिन मुल्क की मईशत के जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, आपको लगता है निगरान सेटअप अगर प्रोलॉन्ग करते हैं तो उसका बड़ा नुकसान होगा? देखें जी, वो अब कितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकेंगे। मैक्सिमम ये जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि फरवरी से आगे ये इलेक्शन जा सकते हैं। मैं नहीं समझ, बाय ऑल मीन्स कबल फरवरी से बहुत पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, हो भी जाएंगे। क्योंकि आप एक बात ज़हन में रखें कि सितंबर में प्रेसिडेंसी खाली हो जाएगी, ऑफिस खाली हो जाएगा प्रेसिडेंट का। नेशनल असम्बली आज वो डिसोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज के लिए वो कल चले जाएंगे। तो सेनेट जो है वो 50% जो है 11 मार्च को 50% सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे
और इसलिए अगर आपने पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क में चलाना है और इस आइन के मुताबिक अगर चलाना है तो फिर ये सेनेट के 50% इलेक्शन भी आपको फरवरी में करने हैं, आपको प्रेसिडेंट ऑफिस भी फिल करना है और ये दोनों ऑफिस तब फिल हो सकेंगे और सेनेट तब कंप्लीट हो सकेगी कि उनका इलेक्टरल कॉलेज जो है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली वो मौजूद होंगे और सेनेट मौजूद होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आइन को अगर आप अपहोल्ड करेंगे जी, और अपहोल्ड करना भी चाहिए, तो फिर ये इलेक्शंस मुझे एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि मुझे बियॉन्ड फरवरी नजर नहीं आती। ठीक है, तो बुखारी साहब, निगरान वजीर आजम के नाम को लेकर हम देख रहे हैं अभी भी बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं इस हुकूमत के जाने में, अभी तक ये नाम भी फाइनल नहीं हो सका। क्यों इतने कंफ्यूजन है, क्यों इतने अभाम है इसमें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौन काबिल कबूल है? देखिए, मुझे तो कोई अभाम नहीं है, आपको शायद हो या किसी और पॉलिटिकल आदमी को अभाम हो, मुझे तो कोई अभाम नहीं है। और जब वक्त उसमें प्रेस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये टोटल प्रीरोगेटिव जो है ना, ये लीडर ऑफ हाउस, ये इस्तकाक है प्राइम मिनिस्टर का और लीडर ऑफ अपोजिशन का जी। पहली बात, इसमें फिर अभाम की जरूरत नहीं। आप लेफ्ट राइट से जब आप बात करेंगे, कोई बयान देता है, कोई बयान देता है, अभाम तो तब पैदा होता है जी। मैं समझता हूँ कि मुझे ये कोई इख्तियार नहीं कि मैं अपनी क़यादत के जो इस्तकाक है उसको प्रीएम्प्ट करूँ। यह सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकाक है और आसिफ अली जरदारी का इस्तकाक है, या शहबाज शरीफ साहब का इस्तकाक है, मौलाना फजल रहमान का इस्तकाक है, या जो दीगर अलायंस में लीडरशिप बैठी है उनका इस्तकाक है कि डिस्कशन भी उन्होंने करनी है, फैसला भी उन्होंने करना है। तो मैं कौन होता हूँ बैठ के कभी एक का नाम लूँ, कभी दूसरे का नाम लूँ और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करूँ? मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है बुखारी साहब, अब 15 महीने हुकूमत की है पीडीएम ने, हमने देखा तमाम इत्तेहादी जमातें मौजूद थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म का इंतखाब किया गया। आप किस तरह से देख रहे हैं, जो 15 महीने थे बड़े मुश्किल रहे मईशत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत मुश्किल फैसले थे जो कि इस हुकूमत को भुगतने पड़े हैं, तो जो आप करने आए थे, जिस तरह डिलीवर करने आए थे, आपको लगता है कि आप सब लोग वो मिलकर कर सके हैं, या पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने की कोशिश जिस तरह से की जाती रही है अवाम को राज़ी कर सकें, क्योंकि अवाम तो आज भी बड़ी मुश्किल में है? लेकिन जी जो माइंस वो बिछा के गई थी सबका हुकूमत, उसको क्लियर तो किया मौजूदा हुकूमत ने, और फिर एक बुनियाद रख दी मुस्तकबिल की तरक्की के लिए, अवाम को मुस्तकबिल के समरात देने के लिए। तो हम समझते हैं कि बुनियाद मौजूदा हुकूमत ने रखी है। समरात उसके इमीडिएट नहीं मिलते, लेकिन हम समझते हैं द लॉन्ग टर्म उनके समरात कौम को ज़रूर मिलेंगे और कौम को हम ज़रूर मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे निगरान हुकूमत से मुतालिक। तो निगरान हुकूमत के आने में भी कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और इस पर अभी भी फैसला होना बाकी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, जो 15 माह इस हुकूमत ने गुजारे हैं, बड़े ही मुश्किल गुजारे हैं, और हम यही सुनते आए हैं कि जो माइंस PTI बिछा कर गई थी, हम तो सिर्फ उसको क्लियर करते रहे हैं और कोशिश ये करते रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत को किसी ना किसी तरह ट्रैक पर ले आएँ। तो आप समझते हैं ये नैरेटिव, ये बयानिया, ये ठीक था और इसमें कुछ कामयाबी मिली है हमें? आई थिंक जितनी हुकूमतों ने पिछले कुछ दहाइयों में रूल किया है, उनको एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान जो है, ये जो टिंकरिंग है कि छोटे छोटी चीज़ों को हम इधर उधर करते रहें, इससे ठीक होने वाला नहीं है। ना ही ये IMF के प्रोग्राम्स में जाकर ठीक होगा। ये ठीक तब होगा जब हम जो अपने कलीदी मसाइल हैं उनका फंडामेंटल हल खुद बैठकर ढूंढेंगे। कोई भी हुकूमत जो है वो उस तरफ या उनको वक्त नहीं मिल सका, या उनके पास टीम नहीं थी वो करने की, या एक इकोसिस्टम नहीं था जो उनको ये दे रहा हो। ये तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मतलब बिजली के सेक्टर में कीमतें बढ़ी, हमारा रुपए की कदर में कमी हुई, हमारी जो फ्लड्स आए उसकी वजह से हमारी पैदावारी सलाहियत ख़राब हुई, IMF के प्रोग्राम में डिले हुआ। यही आपके सामने है ना, जो हमने पिछले कई माह में देखा। फिर हुकूमत ने ये कोशिश की कि कोई CPEC चल पड़े, उससे कुछ लोगों को सहूलत हो। फिर एक एस्टैब्लिशमेंट अब कोशिश कर रही है
कि किसी तरह कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए सो दैट पाकिस्तान की थोड़ी इंडस्ट्री में CPEC 2 आगे बढ़े, मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आए। पर इस सारे में आपने ये भी देखा कि इन्फ्लेशन 30% के करीब, फूड इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा, जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको आपने देखा कि पिछले साल जो है वो तकरीबन अराउंड 0% है। ये भी एक सुकड़ती हुई इकोनॉमी जो है। सब ये तमाम मुश्किलात तो छोड़े जा रहे हैं निगरान हुकूमत के लिए, तो फिर वो मईशत को किस तरह से संभालेंगे उनको, तो फिर इसका मतलब बहुत से चैलेंजेस मिलेंगे। देखिए, मेरा एक व्यू ये है कि हमें शायद सोचना पड़ेगा कि पार्लियामानी डेमोक्रेसीज जो दुनिया में हैं, और फॉर एग्जांपल मैं एक डेमोक्रेसी की पार्लियामानी डेमोक्रेसी की मिसाल दे रहा हूँ, और वो है ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी। और चूँकि मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ, मैंने PhD वहाँ से किया है, मैंने काम किया है उनकी हुकूमत के साथ, पढ़ाया है वहाँ पे। वो एक पार्लियामानी निज़ाम में है, वो एक सेटअप में चले जाते हैं कि ये अब एक इलेक्शन मोड में जो गवर्नमेंट है वही चली जाती है, और वो जिस तरह आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म काम नहीं करती, वो ये ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स नहीं करती, वो कोई भी कलीदी फैसले नहीं करती। आखिरी 3 माह में इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग है, पाकिस्तान में भी है, वो टेक ओवर कर लेता है इन कामों में। मे बी दैट कंटिन्यूटी वन हैज टू थिंक अबाउट। आज का केयर टेकर अगर एंड आई हैव ऑलवेज स्पोकन वेरी ऑनेस्टली, मैं फंड जब नहीं हो रहा था तब भी ऑनेस्टली कहता था कि इसके अलावा चारा नहीं है। आज का केयर टेकर अगर बहुत वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो ही और शी whoever that cabinet is will find it very very tough, and this is my honest opinion about it. प्रोग्राम टारगेट्स हैं सितंबर 30 के, अभी जुलाई के कुछ टारगेट्स मिस हो रहे हैं, 30 सितंबर के टारगेट्स हैं। फिर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट लानी है, SIFC के अंडर काम करना है, कुछ एग्रीकल्चर पे काम करना है, कुछ चीज़ों को आपने स्ट्रक्चरली दुरुस्त करना है। तो ये 6 माह जो है ये ऐसे नहीं है कि आप लेथार्जिकली हुकूमत चला सकते हैं। ठीक है, एक पुश करेंगे तो ये हुकूमत। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो हम बातें सुन रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक अगर जाएंगे, नई हल्का बंदियां होंगी तो फिर मजीद वक्त लग जाएगा, यानी कि अब बातें जो हो रही हैं वो इंतखाबात की हो रही हैं कि फरवरी में होंगे। तो आपको लगता है निगरान हुकूमत का दौरानिया तवील होता है तो फिर उसका मुल्की मईशत को कितना नुकसान होगा? देखिए, एक तो यह है कि चूंकि मार्च में आपको अपना जो सेनेट का इलेक्शन है वो कराना है, तो उसका जो असेंबलीज हैं उससे पहले उन्होंने आना है, बिकॉज वो उसका उन्होंने इलेक्ट करना है सेनेट। तो ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज एक तरह से आप जिस तरह कहते हैं, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका। सो मैं समझता हूँ जनवरी एंड में इलेक्शंस की मोड ज़रूर बहुत ही करीब दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ माय सेंस ऑफ थिंग्स, जैसे अभी चीज़ें दिखाई दे रही। तब तक ये जो केयर टेकर सेटअप है इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये नॉर्मल केयर टेकर सेटअप नहीं है। ये भी याद रखिए कि ये एक एम्पावर्ड केयर टेकर सेटअप है। सो हम इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कि ये डे टू डे मसा, ये एम्पावर्ड है IMF का काम करने का, ये एम्पावर्ड है कि ये जो इंटर गवर्नमेंटल डील्स हैं उसको आगे बढ़ाए, ये एम्पावर्ड है कि ये PPP कर सके, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स, प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट्स, ये एम्पावर्ड है। सो हम इसको उसमें नहीं परख सकते कि एक नॉर्मल डे टू डे फंक्शन में चला रहा हो। दूसरा, ये ऑफ कोर्स एक फेयर एंड इक्विटेबल इलेक्शन, और उसमें बहुत बड़ा कलीदी रोल इलेक्शन कमीशन का है। ऑफ कोर्स वो एक अपना काम करेगा। फिर केयर टेकर सेटअप को IMF के प्रोग्राम के अहदाफ अगर नहीं मालूम तो जरूर पढ़ लेने चाहिए, बहुत गौर से पढ़ लेने चाहिए, और साथ कोई प्रोफेशनल टीम लानी चाहिए कि वो उसको मीट कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, जो बुनियादी सवाल है जो लोग करते हैं और यही जानना चाहते हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं वो इतनी बार बार क्यों बढ़ाई जा रही हैं, उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो वजीर मुशीर हैं वो तो यही कहते दिखाई देते हैं कि IMF की वजह से मुआहदा है, इसलिए हमें प्राइसेस को रिवर्स करना पड़ता है बार बार। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर मैं बात करूँ वो बार बार बढ़ानी पड़ती हैं। हमें ये बताया गया था कि रशिया से जब तेल आ जाएगा तो फिर तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो डिफरेंस मिला हमें सिर्फ महंगाई की सूरत में। तो गुजारिश इस तरह से है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत का तयन एक अदारा करता है, उसका नाम है नेपरा। वो अदारा डिस्कोस की पिटिशंस पर बिजली की कीमत का तयन करता है। जब उसने तयन किया इस दफ़ा तो 20 से 25% बेस टैरिफ बढ़ा हुआ आ रहा था। अभी तक IMF किसी पिक्चर में नहीं है। उसके बाद IMF पिक्चर में इस तरह आती है कि वो आपसे पूछती है कि आप हमारे साथ मायदा कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हम आपके बैंकर हैं, तो अब आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी एक कॉस्ट है। कॉस्ट ये है कि अगर आपने नहीं
ये लेना, रिकवर नहीं करना, यानी कि कॉस्ट ऑफ रिकवरी नहीं करनी, तो आप मुझसे या खाकान से जाकर ये टैक्स की सूरत में ले लें। अगर वो भी नहीं करना तो फिर कैसे पूरा करना है? तो फिर आप ये कहते हैं कि ठीक है हम कीमत बढ़ा देंगे। सो IMF का इससे एक दूर का ताल्लुक जरूर है, वरना आप ये करें कि अगर आप ना बढ़ाएं तो सर्कुलर डेट बढ़ जाएगा। 100 अरब पे सर्कुलर डेट जनरल मुशर्रफ की हुकूमत छोड़ के गई थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 24 से 2500 अरब पे वो है। मतलब हमें मिनासुल कौम सोचना पड़ेगा कि इसलिए बिजली की कीमत बढ़ती है। इनएफिशिएंसीज, डिस्कोज जिनको हम पब्लिक सेक्टर में मैनेज नहीं कर पाते, एक वीक रेगुलेटर है जिसने डिलीवर नहीं किया, पॉलिसीज उस तरह से क्विकली आ नहीं सकी, ये सारी चीजें जब तक रिवर्स नहीं होंगी, बिजली एक कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। वरना आप अगले 3-4 माह में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में और देखेंगे बिजली का बढ़ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जो साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब हम एक बात करने जा रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त मिशन और बड़ी ज़बरदस्त कोलैबोरेशन के हवाले से। तो अखुव्वत फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो अखुव्वत फाउंडेशन किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जहाँ भी खैर और भलाई के कामों की बात आती है, अखुव्वत फाउंडेशन का नाम वहाँ पर ज़रूर आता है। अखुव्वत फाउंडेशन ने होम ब्रिज के साथ मिलकर पाकिस्तान भर के जो मुस्तहिक तलबा हैं उनको A लेवल की मुफ्त तालीम फराहम करने का बीड़ा उठाया है। इस इक़दाम के तहत O लेवल और मैट्रिक के जो तलबा हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके मुंतखब किया जाएगा और इस इक़दाम का मकसद तलबा के एक नए ग्रुप को बैनुल-अक़वामी काबिलियत तक रसाई फराहम करना है। अखुव्वत और होम ब्रिज के दरमियान ताउन का मकसद ऑनलाइन A लेवल प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक तलबा को मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप फराहम करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसका मकसद बासलाहियत अफराद के लिए रसाई है, मसावी मौक़ों को भी यकीनी बनाना है। अखुव्वत की होम ब्रिज के साथ तालीम के मैदान में मुश्तरका कोशिशें मुस्तहिक तलबा के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हम आए रोज़ बात करते हैं कि अभी भी तालीम के मैदान में बहुत सारा काम होना बाकी। इस सिलसिले में हमें आज ज्वाइन किया है प्रिंसिपल होम ब्रिज बाय बीकन हाउस आसिम अली साहब ने हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इस कोलैबोरेशन, इस मिशन के हवाले से अखुव्वत फाउंडेशन और होम ब्रिज किस तरह से ये प्लान आउट हुआ? नवाज साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने ये मौका फराहम किया। थोड़ा सी होम ब्रिज की वजाहत कर दूँ और फिर अखुव्वत तो एक बहुत उसकी अपना तारुफ है। होम ब्रिज बेसिकली बीकन हाउस का एक नया प्लेटफॉर्म है जी। ये एक ऑनलाइन स्कूल है, हाइब्रिड स्कूल है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वाहिद पाकिस्तान में सर्टिफाइड स्कूल है और एक मुकम्मल ऑनलाइन स्कूल है। इससे पहले जब कोविड में दुनिया बंद हुई तो दर्जा बदर्जा कुछ कोर्सेज, कुछ स्कूल्स अपने प्लेटफॉर्म करते रहे, लेकिन कोई भी ऐसा एक 100% ऑनलाइन स्कूल नहीं आया। ये एक पहली नौयत का है। ठीक है, ये है क्या? इसको हम हाइब्रिड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये कि जो A लेवल्स के जो साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, हम मुकम्मल साइंसेस करते हैं, फ़िज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस। हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस, और हमारी ह्यूमैनिटीज़ भी हैं जी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ एंड उर्दू। साइंसेस के लिए लेबॉरेटरी ज़रूरी है। तो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, पेशावर में, मर्दान में, क्वेटा में, हैदराबाद, सखर, फैसलाबाद, मुल्तान। वो साइंसेस कहाँ करते हैं? जहाँ जहाँ पे बीकन हाउस की A लेवल ब्रांचेस हैं वो वहाँ जाके अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं। ठीक है। सो इसका हाइब्रिड एलिमेंट वो भी है। उसके साथ हम स्पोर्ट्स भी दे रहे हैं कुछ, उसके साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी दे रहे हैं, और वो भी उन्हीं इदारों में हो रही हैं जो हमारे A लेवल कैंपसेस हैं। जाहिर है उनके जो टाइम टेबल्स हैं वो ज़रा स्प्रेड आउट होते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते। सो दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड हाइब्रिड। और हमारे चंद इम्तिहानात भी हैं, जो मिड ईयर इम्तिहान है और जो हमारा मॉकिंग एग्ज़ाम है A लेवल फाइनल से पहले, वो भी जो है वहीं पे होता है जहाँ पे हमारे ये इदारे हैं। ठीक है। तो ये होम ब्रिज है। अब उसके अलावा जो हमारा जो टीचिंग है ना जी, वो सारी ऑनलाइन है। ठीक है। और इट इज़ अ रेगुलर स्कूल। 9 बजे से 3:30 बजे तक रोज़ लाइव क्लासेस होती हैं। ये इस तरह नहीं है कि तमाम रिकॉर्डेड है। और उसके अलावा हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। ठीक है। और जो हमारी लाइव क्लासेस भी हैं, जैसे आप और मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं,
दे आर ऑल्सो रिकॉर्डेड, विच मीन्स कि लेटर ऑन जब बच्चों ने रिविजन करनी है तो उनके लिए वो एक पहले से ही मवाद जो है उनके पास मुहैया है। उनकी इसका मतलब ये है कि उनको बाद में एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। कोई भी चीज़ मिस हो जाती है, जैसे हम देखते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज आ जाते हैं, exactly. वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी फिर उनके पास वो है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन इससे हट के जी अब ए लेवल्स जो है वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के चंद मेन शहरों में है। बिल्कुल। उसकी वजह क्योंकि उसके असातिज़ा जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं। हम ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी तो अवेयरनेस भी नहीं है। अवेयरनेस भी नहीं और जो हैं भी सही ज़ाहिर है क्योंकि उनकी जो पेज हैं वो भी हाई हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो दूर दराज के इलाके हैं और जो मीडियम टियर हमारे शहर हैं वहाँ पे मौके नहीं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ओ लेवल किया है कहीं पे या मैट्रिक का स्टूडेंट और ये ख्वाहिश रखता था कि मैं ओ लेवल करूँ या मैं ए लेवल करूँ, तो दो वजूहात से, एक तो साइकोलॉजिकल बैरियर था कि भाई मेरे ख़ानदान में तो पहले किसी ने किया ही नहीं, बिल्कुल, तो मैं करूँगा तो भाई मेरे साथ क्या होगा। फिर एक और बैरियर था अंग्रेज़ी का कि भाई अंग्रेज़ी पता नहीं वहाँ पे किस लेवल की इस्तेमाल होगी। तीसरा फाइनेंस, ये एक महंगा सिस्टम है। इन तीनों साइकोलॉजिकल बैरियर्स को हमने तोड़ा है। क्योंकि हम ऑनलाइन हैं तो डिसलोकेशन कॉस्ट नहीं है बच्चे को। अगर वो किसी मीडियम टियर शहर में है या गाँव में है तो उनको वहाँ से छोड़कर एक बड़े शहर आने के जो अखराजात हैं, वहाँ सेटल होने के अखराजात हैं, वो नहीं करने पड़ते। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बहुत आला। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो फ़ी है ऑन एवरेज 50,000 महीने से ज़्यादा की है किसी भी ए लेवल स्कूल की। बिल्कुल। हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो 14,000 है। ठीक है, ये तो एक्चुअल जो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1/4। बिल्कुल, राइट। सो दिस इज़ अ ग्रेट एडवांटेज। और तीसरा जो अंग्रेज़ी का है, हमने स्पेसिफिकली मैट्रिक बच्चों के लिए इंग्लिश क्लासेस सपोर्ट साथ रखी हुई है, जिसमें सिर्फ राइटिंग और रीडिंग नहीं, लिसनिंग भी और स्पीकिंग भी, उसकी भी सपोर्ट हम दे रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको इस चीज़ का वो बैरियर ना फील करें कि हम कर सकते हैं। सो अंग्रेज़ी की ये फ़रोग की बात नहीं है। अंग्रेज़ी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक व्हीकल है। जैसे आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो तो किसी न किसी ज़राए से आप जाएंगे। तो दुनिया में चाइना इज़ लीडिंग मुल्क है दुनिया का इस वक्त, इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी और बाकी दीगर जावियों से भी। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी चाइना में सीखी जा रही है। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिकेशन का एक जरिया, ये उसे कोई नेशनलिटी या उनकी उसके। सो एनीवे, कमिंग बैक टू अस, तो ये हमने साइकोलॉजिकल सारे बैरियर्स तोड़े हैं। अखुवत एक बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। बिल्कुल। डॉक्टर अमजद साहब की एक ड्रीम थी और उन्होंने उस ड्रीम को पाए तकमील तक लाए हैं। अखुवत बहुत सी जिंदगियां बदल रहा है। हमारे साथ उनका मिलाप इसी बेसिस पे हुआ कि गो के बीकन हाउस एक प्राइवेट सेक्टर इदारा है, लेकिन उन्होंने देखा कि हमने ये जो प्लेटफॉर्म सामने रखा है और जिस फ़ी पे रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। उन्होंने कहा हम एक स्टेप और आते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप करते हैं और हम स्कॉलरशिप्स देते हैं दो किस्म की बच्चों को। वन, जो हाईली मेरिट में ऊपर जाएं, और दूसरा कि जिनके पास ज़राए ना हो, रिसोर्सेज ना हो ए लेवल हासिल करने के। ठीक है। तो हमने पाकिस्तान वाइड 200 स्कॉलरशिप्स फ्लोट की हैं जी, 100% फंडेड। ठीक है। So this is a big number. This is the background. ठीक हो गया। तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का मैं चाहूँगा फिर आप अगर तरीका भी बता दें, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। homebridge.pk हमारी वेबसाइट है जी। ठीक है, वहाँ जाएं। ये जो तमाम मैंने आपसे बातें की तफसील में वहाँ भी मौजूद हैं। ठीक है। हमारे वहाँ पे जो असातिज़ा हैं उनकी भी सारी डिटेल है। और कभी कभी ये भी जहन में आ सकता है कि अच्छा भाई अगर इतना सस्ता है तो फिर इसकी क्वालिटी कैसी होगी। ये वही में आ रहे हुजूर कि जो हम अपने फिज़िकल स्कूल्स में दे रहे हैं। ठीक है। यानी कि असातिज़ा वही पाए के हैं, उसी दर्जे के हैं, उसी एक्सपीरियंस के हैं। मैं ख़ुद 1995 से ए लेवल की फील्ड में हूँ। बीकन हाउस के 2 स्कूल्स भी हेड कर चुका हुआ हूँ और अब मैं होमब्रिज हेड कर रहा हूँ। सो ये नहीं है कि रिसोर्सेज जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो किसी दर्जे से कम है। अच्छा, पूरी दुनिया में जब कमिंग बैक, सॉरी सो वेबसाइट के ऊपर ही हमारा ये जो स्कॉलरशिप का जो है वहीं पे आइकॉन है, तो वहीं से बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये ऑनलाइन है जी। ठीक है। अच्छा, पूरी दुनिया में जैसे हमने देखा कि जब कोविड आया उस वक्त जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा, पाकिस्तान में भी बढ़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ मसले मसाइल भी हैं, लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं है।
उस मसले को किस तरह से हल करें? अभी भी रिलक्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने में? आपने जी, सो कोविड आया, दुनिया बंद हो गई और कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन हो गई, दफातर में भी और ख़ास तौर पे स्कूल्स में। अब हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि उसकी हमारे पास ना इम्तिहान कंट्रोल में, ये एक यूके का बोर्ड है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, हम ना सिलेबस डिटरमिन करते हैं, ना पर्चे हम बनाते हैं, ना मार्क करते हैं, ये बाहर से पर्चे आते हैं, बाहर मार्क होते हैं, वार्ड बाहर से आता है, तो हमने टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना था। तो ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू की तो वो इंतहाई गैर वो अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस था। ठीक है। बच्चे बिल्कुल मेंटली अट्यून्ड नहीं थे, असातिज़ा बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन उस लेवल की ट्रेनिंग भी नहीं थी। सो उनको क्लास में लाना, उनसे काम करवाना, कभी वीडियो ऑन करते थे तो पंखा दिखा देते थे, कभी मेज़ की निचली, ठीक है, इस तरह की बहुत सी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखी। तो ऐसे चलता था। पेरेंट्स परेशान थे कि भाई स्कूल्स कह रहे हैं फीस भी दो, बच्चा हमारा रज़ाई में लेटा हुआ है, क्लास इधर हुई। बट दिस वाज द फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर अराउंड थिंग्स चेंज्ड। हाउ डिड इट चेंज? हमने ये देखा कि जब हम खासतौर पर रिविजन क्लासेस पे आए, स्टूडेंट्स वुड कॉल अस अप एंड से कि सर किसी वजह से हम नहीं आ सक रहे, ट्रांसपोर्ट का इशू है, तबीयत ख़राब है या स्कूल ऑन ऑफ है, काइंडली वीडियो ऑन कर दें, लैपटॉप ऑन कर दें, मोबाइल बेशक ऑन कर दें, हम क्लास अटेंड कर लें। ठीक है। उन्होंने ये देखा कि वक्त बचता है, 2 घंटे की क्लास अटेंड करनी है, घर से जाएँ 2 घंटे लगाएं, फिर वापस आएँ, वो 4-5 घंटे ज़ाया हो रहे थे दिन के। उससे फिर ऑनलाइन टीचिंग जो है वो उसका एक रिवाज और जहन बनना गया। अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो मुकम्मल है ही ऑनलाइन, तो बच्चा जो आएगा, और जब हम, इट्स नॉट आवर फर्स्ट ईयर, पिछले साल हमारा पहला साल शुरू हुआ और उसकी इतनी ज़्यादा हमने मार्केट में इस तरह फैले नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि हम पहला साल देखें कि हमारी हम इस प्लेटफॉर्म को कितना अच्छी तरह ठीक है। आसिम साहब, वक्त की हमारे पास ज़रा कमी है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अखुवत और होमब्रिज की जो मुश्तरका कोशिश है, इसके बारे में एक लास्ट मैसेज जो आप पेरेंट्स को भी देना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को भी। सर, दिस इज़ अ लाइफ चेंजर। ये ज़िंदगी बदलने का एक रूट है, क्योंकि ए लेवल्स की एक्सेसिबिलिटी आपको मालूम है दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी ये उस ज़रिए से जा सकते हैं, और ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है और एक बेहतरीन एजुकेशन हासिल करने का प्लेटफॉर्म है। और मैं इनकरेज करूंगा स्पेशली हमारे जो मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं, कि जो हाई अचीवर्स हैं, कि वो हमसे रब्ता करें। ठीक है। और डिटेल्स जो हैं वो ठीक है, जिस तरह से आपने बताया कि वेबसाइट पर भी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल होमब्रिज बाय बीकन हाउस आसिम अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम के वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।